नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मध्यकालीन भारत के इतिहास, मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री का तुगलक वंश है। 1320 से 1414 तक इन्होंने शासन किया था। इनसे पहले खिलजी वंश ने शासन किया था, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के संपूर्ण इतिहास को। गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की स्थापना की थी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जैसे राजा हुए। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। सबसे पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। उससे पहले मैं आपको तुगलक वंश के बारे में टोटल बता देता हूं। इनके टोटल 9 शासक थे। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आता है फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से 1388 तक रहा। उसके बाद आता है गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय जो 1388 से 1389 तक रहा। उसके बाद आता है अबू बकर शाह 1389 से 1390 और उसके बाद आता है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय 1390 से 1394। फिर उसके बाद आता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम जो 1394 में मात्र जनवरी से मार्च तक ही रहा था। उसके बाद 2 स्वतंत्र शासक होते हैं इस वंश के, एक नसरुद्दीन नुसरत शाह जो 1394 से 1398 तक रहा और दूसरा रहता है नसरुद्दीन महमूद शाह जो 1394 से 1413 तक रहा। जो नसरुद्दीन नुसरत शाह था ये फिरोजाबाद में राज किया और जो नसरुद्दीन महमूद शाह था ये दिल्ली में राज किया। तो तुगलक वंश की ये शॉर्ट हिस्ट्री मैंने आपको अभी बताई है, बाकी डिटेल हिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ये बेहतरीन टॉपिक। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। तो गयासुद्दीन तुगलक का पहले नाम था गाजी मलिक, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यह किसानों के लिए नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ करता है, अतः इसे नहरों का जनक या पिता माना जाता है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि नहरों का जनक या पिता किसे कहा जाता है तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। हालांकि सर्वाधिक नहरों का जाल बिछाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जौना खान के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए किया। जौना खान ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया। इस विजय के बाद जौन खान को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद को नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, किंतु बंगाल में इसे धन की प्राप्ति नहीं हुई। इसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखे। इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने निजामुद्दीन औलिया को एक संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार करके रखें। तो इसके उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए लकड़ी का महल बनवाया, किंतु इस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई। यह गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक पर 29 बार मंगोल का आक्रमण हुआ था। दाग और हुलिया प्रथा का प्रणेता अलाउद्दीन खिलजी था तथा उसे प्रभावशाली ढंग से गयासुद्दीन तुगलक ने ही लागू किया था, ठीक है। तो जो दाग और हुलिया प्रथा का जो प्रणेता था वो अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन उसको प्रभावशाली ढंग से किसने लागू किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया था। डाक प्रणाली को पूर्णता गयासुद्दीन तुगलक ने व्यवस्थित किया था। इस समय डाक विभाग के अधिकारी को वरीद ए मुबालिक कहा जाता था। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वरीद ए मुबालिक किस विभाग का अधिकारी हुआ करता था, तो आपका उत्तर होगा डाक विभाग, ठीक है। कृषि आपदा या अकाल की स्थिति में राजस्व की छूट देने की नीति गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अपनाई गई, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। कृषि आपदा या अकाल की स्थिति में राजस्व की छूट देने की नीति गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अपनाई गई। नस्क या गल्ला बटाई प्रथा का संबंध भू राजस्व से था, जो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। नस्क या गल्ला बटाई
प्रथा का संबंध भू राजस्व से था, जो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। गयासुद्दीन के समय राजस्व निर्धारण के लिए भूमि मापन से संबंध नहीं रखता था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में तुगलकाबाद नामक नगर स्थापित किया। अगला जो शासक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका वास्तविक या मूल नाम जौना खां था। यह दिल्ली की गद्दी पर 325 ईस्वी में बैठा था। यह 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था, साथ ही ज्योतिष, खगोल तथा गणित का भी अच्छा विद्वान था। यह इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसके समय सल्तनत काल की विकास बहुत ही तेजी से हुआ, साथ ही बिखराव भी तेजी से हुआ। इसके समय साम्राज्य को 29 प्रांतों में बांटा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 सबसे बड़ी गलतियां की थी। क्या गलतियां थी वो? इसने दोआब पर तब टैक्स बढ़ा दिया जब वहां अकाल पड़ा था। किसानों के विद्रोह के कारण इसने अमीर एक कोही नामक कृषि विभाग बनाया जो किसानों की मदद के लिए था। तो दोआब पर, यानी कि जो गंगा जमुना का दोआब है, यहाँ पर तब टैक्स बढ़ा दिया जब अकाल पड़ा था, तो जिसके कारण किसानों का विद्रोह झेलना पड़ा था। इसने तांबे की सांकेतिक मुद्रा 1329-30 में चलवाई, किंतु इस मुद्रा पर बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा। इसने मंगोल आक्रमण के डर से तथा दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद को 1327 ईस्वी में स्थानांतरित किया, जो कि असफल रहा। इसने खुरासान यानी कि ईरान पर आक्रमण के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई और उन्हें अग्रिम वेतन भी दिया, किंतु अंतिम समय में वह खुरासान के शासक से संधि कर लिया। इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराचील अभियान के लिए भेजा, जहां अधिकांश सैनिक आपसी विवाद में लड़कर मारे गए। ठीक है, तो आजकल जो कांग्रेस करती है, बोलती कुछ है करती कुछ और है। पहले केजरीवाल का विरोध करेगी, फिर केजरीवाल का सपोर्ट करेगी। ऐसे बहुत से नेता हैं, भाजपा में भी कई नेता हैं। ठीक है, पहले कुछ और करते हैं, बाद में कुछ और करते हैं। तो ऐसे ही गलतियां मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो वो उनमें पहले दोआब पर ऐसे समय में टैक्स लगा दिया जब वहां अकाल पड़ा था। ठीक है, फिर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई जिसका दुरुपयोग होने लगा, और फिर मंगोल पर आक्रमण के डर से राजधानी बदली, लेकिन वो भी असफल रही। फिर ईरान पर आक्रमण करने के लिए 3 लाख सैनिकों की फौजी सेना बनाई और उन्हें अग्रिम वेतन भी दे दिया। फिर उससे संधि भी कर ली। तो चारों तरफ से इसने नुकसान ही झेला। 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर की स्थापना कर ली। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। 1333 ईस्वी में मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता 7000 किलोमीटर की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा। तो मोरक्को का यात्री 7000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली पहुंचा। अफ्रीका से आया था कौन? इब्न बतूता। रिहला नामक पुस्तक के लेखक इब्न बतूता ही था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वता से खुश हुआ और इसे दिल्ली का काजी यानी कि जज नियुक्त कर दिया। तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था, यहाँ पर तुगलक होगा, इसकी विद्वता से खुश हुआ और उसने क्या किया? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि जज नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता के कहने पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग प्रारंभ किया। इब्न बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल को चीन भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्योहार अपने दरबार में मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा राज्य बीमार हो चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूंनी का कहना था कि जनता को अपने राजा से एवं राजा को अपनी जनता से छुटकारा या मुक्ति मिल गई। ये कई बार पॉइंट परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस राजा के लिए, किस शासक के लिए बदायूंनी ने कहा था कि जनता को अपने राजा से एवं राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूंनी ने ये कहा था। इसे रक्त पिपासु या पागल बादशाह भी कहा जाता था। ठीक है, अगला जो शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था। यह जौना खां का चचेरा भाई था। इसकी माता सोनार थी, अतः इस पर हिंदू होने का आरोप ना लगे इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ठीक है, तो पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था, लेकिन इसको एक डर था कि कहीं इस पर हिंदू होने का आरोप ना लगे, क्योंकि इसकी माता एक सोनार थी। तो इसने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसका राज्याभिषेक 1351 ईस्वी में हुआ। इसने अशोक के हरियाणा के टोपरा अभिलेख को तथा यूपी के मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित कर दिया। इसने अलग
से एक निर्माण विभाग बनवाया और 300 से अधिक नगर शहर का निर्माण कराया, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर आदि शामिल है। इसने 1200 से अधिक फलों के बाग बगीचे लगवाए ताकि फलों की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इसने नहरों का जाल बिछा दिया। तो फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वप्रथम सिंचाई कर टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया गया। जो किसान सरकारी नहर से खेती करता था उसे हक-ए-सर्ब नामक कर टैक्स देना होता था, जो कुछ उपज का 10% या 1/10 भाग देना होता था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक 1,80,000 दरबारी थे, ठीक है, दास थे। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक 1,80,000 दास थे। इसलिए दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवाने ए बंदगान बनाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दासों के देखभाल के लिए एक अलग से विभाग बनाया जिसे दीवाने बंदगान कहा गया। इसने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया। गरीब, असहाय तथा अनाथ की सहायता के लिए इसने एक अलग विभाग दीवाने खैरात बनवाया। इसने दर उल सफा नामक एक मुफ्त अस्पताल बनवाया। इसने सरकारी खर्च पर हज यात्रा करवाई। विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय के लिए इसने एक अनुवाद विभाग भी बनवाया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। जौनपुर को सिराज-ए-हिंद के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा अद्दा एवं विख नामक 2 सिक्का चलाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके समय सर्वाधिक सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर अधिक धन खर्च किया गया था। इसी के समय भू राजस्व वसूली के लिए भूमि को ठेके पर देने का प्रथा प्रारंभ की गई थी। इसी के द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि किसके समय शासन काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। सही उत्तर है आपका तुगलक वंश का जो शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसके शासन काल में। फिरोज शाह तुगलक के समय पर प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराना प्रारंभ किया गया था। इसी के द्वारा फुतूहात-ए-फिरोजशाही नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने फुतूहात-ए-फिरोजशाही नामक पुस्तक लिखी थी। इसी के समय सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया गया था। इनकी मृत्यु, जो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बर्नी नामक विद्वान रहता था, जिसने फतवा-ए-जहांदारी तथा तारीख-ए-फिरोजशाही नामक 2 पुस्तकों की रचना की थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बर्नी नामक विद्वान रहता था, जिसने फतवा-ए-जहांदारी तथा तारीख-ए-फिरोजशाही नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला जो शासक है वो है नसीर-उद-दीन महमूद। नसीर-उद-दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेजी से होने लगा। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था। इसके पंजाब का सूबेदार खिजर खां ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। 1398 ईस्वी में मिसोल सेनापति तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण किया। तैमूर लंग के डर से यह दिल्ली छोड़ के भाग गया। तैमूर लंग ने खिजर खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार इस वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। 1414 में खिजर खां ने इसकी हत्या कर दी। यह दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। इसी के समय मलिक सरवर नाम के हिजड़ा भी था। ठीक है, अगला जो वंश है वो है सैयद वंश, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। इसके जो प्रमुख शासक थे वो गयासुद्दीन तुगलक शाह था, मोहम्मद बिन तुगलक था और फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने काफी गलतियां की थी। फिरोज शाह तुगलक ने काफी बागवानी की, नहरों का निर्माण किया। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास है। यहाँ पर आपको एक और टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके अन्य भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी और अपने ज्ञान का जो स्तर है काफी ऊंचा कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।